हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एंडोस्पर्म होता क्या है। बिल्कुल बच्चों, यह शब्द डेफिनेटली आप लोगों का सुना हुआ होगा। तो बिना टाइम गवाए हम लोगों को अपने लेक्चर की शुरुआत कर देनी चाहिए। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं एंडोस्पर्म। यहां मैं लिख रहा हूं इसको एंडो स्पर्म। ठीक है, देखो बच्चों सुनिए, एंडोस्पर्म की मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है? यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैंने इसके ऊपर क्लास बना रखी है। आप लोग वीडियो जाकर वॉच कर सकते हो और इजीली आप समझ सकते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ध्यान रखना बच्चों कि मुझे पता है कि एंडोस्पर्म थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह डबल फर्टिलाइजेशन से कनेक्ट जरूर है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन जरूर देखना चाहिए। इधर देखिए बच्चों, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंडोस्पर्म के बारे में हम थोड़ा रुक के बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर डबल हमने पढ़ रखा है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होती है। ठीक है, एक तो होता है इसमें सिनगेमी होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो आपको सिनगेमी देखने को मिलती है, इसके अलावा बात करें एक आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन। बात करें सिनगेमी की, सिनगेमी क्या होती है तो आप इसमें बता सकते हो कि एक मेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट जो कैसा होता है आपका एन होता है, मेल गैमेट भी कैसा होता है? एन होता है। ठीक है, सिनगेमी में क्या होगा, एक मेल गैमेट है फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर क्या बनाता है? जायगोट बनाएगा। और जायगोट कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है, यह जायगोट आगे चलकर बनाता है एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो भी कैसा होगा बच्चों? 2n होता है। ये सब कुछ आपको सिनगेमी में देखने को मिलता है। लेकिन बात करें ट्रिपल फ्यूजन की, तो ट्रिपल फ्यूजन सिनगेमी से अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वह टू पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा। क्या होता है? मैंने आपको एक मेल गैमेट है टू पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। आपको पता है कि मेल गैमेट कैसा होता है? एन होता है। आपको पता है ना कि जो मेल गैमेट होता है कैसा होता है? एन होता है। और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। और यहाँ पर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर कितना हो गया? एन प्लस एन इक्वल टू 2n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आगे चल के बनेगा प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा यहाँ पर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जो कि आपका ट्रिप्लोइड होता है, 3n होता है। ठीक है, यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर बनाता है बच्चों एंडो स्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि आपका कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होता है। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म में किसका रिजल्ट है? एंडोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। मतलब कि जब एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, तब जाकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। तो कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। और बात करें सिनगेमी का, तो सिनगेमी का रिजल्ट क्या होगा? सिनगेमी का रिजल्ट होगा बच्चों एम्ब्रियो। क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है पहले होता है, और जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होता है।
ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से तुम लोग रख लेना। क्या बताया मैंने आपको, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होता है। और साथ में कि जो एंडोस्पर्म होता है, यह एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहां तक उम्मीद कर सकता हूं बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप एक बार एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल के बात करेंगे कि जो एंडोस्पर्म होता है यह कितने प्रकार का होता है। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा बच्चों आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है। देखिए इधर, जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों, एंडोस्पर्म तीन तरीके का होता है। एक तो होता है इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हो गया इतना क्लियर? एंडोस्पर्म कितने प्रकार का है? एंडोस्पर्म तीन तरीके का होता है। एक तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म और एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को समझने से पहले सबसे पहले मैं यहां पर एम्ब्रियो सैक का एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये क्या है बच्चों? यह एम्ब्रियो सैक है। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक आ गया। एम्ब्रियो सैक का जो ऊपर वाला एंड है, ठीक है, इसे मैं कह रहा हूं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। नीचे वाले को कह रहा हूं मैं चलाजा। ऊपर वाले को माइक्रोपाइल एंड कह रहा हूं, नीचे वाले को चलाजा एंड कह रहा हूं। और आपको पता है कि जो एग सेल होती है एम्ब्रियो सैक में, जो एग सेल होती है वह माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है। और मैंने आपको अभी बताया था डबल फर्टिलाइजेशन में कि जो मेल गेमेट होता है एग सेल से, मतलब फीमेल गेमेट से जब फ्यूज होता है तो जायगोट बनता है और जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वह हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इधर मैं एम्ब्रियो बना देता हूं मैं। देखिए बच्चों, इधर ये है एम्ब्रियो। क्या ये एम्ब्रियो आ गया? और एम्ब्रियो कैसा होगा आपका? 2-1 होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी डबल फर्टिलाइजेशन में कि मेल गेमेट आगे चलकर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो एंडोस्पर्म है उसका डेवलपमेंट कौन से सेल से होगा? तो आप बताओगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। सही बात है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ध्यान रखना, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम PENB कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? PENB कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या होगा? यहां पर सबसे पहले होता है बच्चों कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा?
कैरियो काइनेसिस। सबसे पहले यहां पर कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से ये देखिए ये क्या आ गया इसका, ये एम्ब्रियो आ गया, ठीक है, ये इसका माइक्रोपाइलेंड आ गया, बताया ना मैंने आपको, ये ऊपर वाला माइक्रोपाइलेंड हो गया, नीचे वाला चलाजा, नीचे वाला चलाजा एंड हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से यहां पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ऐसे यहां पर ऐसे आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अरे भाई कोई बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है बच्चों, ऐसे यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, कैरियोकाइनेसिस को आप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कह सकते हैं इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, तो यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस से अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है, ये तो आ गया एम्ब्रियो हो गया, तो यहां पर जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियस, जो इसका पेरिफेरल जो रीजन होता है, ठीक है, इसका जो साइड वाला जो रीजन होता है, यहां पर आकर बैठ जाएंगे सारे के सारे न्यूक्लियस, इसका जो पेरिफेरल जो जोन होता है, ठीक है, परिधीय जो क्षेत्र होता है उसकी तरफ आ जाएंगे। ये क्या है, ये है फ्री न्यूक्लियाई। क्या है ये, फ्री न्यूक्लियाई। तो सारे के सारे जो फ्री न्यूक्लियाई कहां आ जाएंगे, इस पेरिफेरल जोन की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से सेंटर के अंदर एक वैक्यूल बन जाएगी, ऐसे ये बन गई भाई। जब फ्री न्यूक्लियाई, जब इसका जो पेरिफेरल जो जोन है वहां पर आकर इकट्ठे होंगे, तो डेफिनेटली सेंटर में क्या बन जाएगी, एक वैक्यूल बन जाएगी। इस वैक्यूल को कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहेंगे, सेंट्रल वैक्यूल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इसकी अगली स्टेप में क्या होगा, इसके बाद में यहां पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद में यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में यहां पर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये एम्ब्रियो हो गया। यहां पर देखिए जो आपके जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में कोई वॉल बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई वॉल बनी हुई नहीं बनी हुई, यहां पर देखिए ये है इसके फ्री न्यूक्लियाई, दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इसके सारे के सारे फ्री न्यूक्लियाई आ गए। अब बीच में क्या ये आगे इसकी सेंट्रल वैक्यूल आ गई। देखिए यहां पर अभी किसी प्रकार का कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे यहां पर साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होने की वजह से इन फ्री न्यूक्लियाई के बीच बीच में क्या बन जाएगी, ऐसे वॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ऐसे इसके बीच में ऐसे इनके बीच में वॉल बन जाएगी। ये जो एंडोस्पर्म दिख रहा है, ये है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये भी आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये भी आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। लेकिन इसके अगली स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म होता है, आगे चलकर सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया इतना क्लियर। और ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म होता है, यह आपको देखने को मिलेगा कोकोनट वाटर के अंदर। किसमें देखने को मिलेगा बच्चों, कोकोनट वाटर में देखने को मिलेगा। हो गया इतना क्लियर। क्या बात की मैंने आपको, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है बच्चों कि आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, इसमें सबसे पहले होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये फ्री न्यूक्लियाई सारे के सारे पेरिफेरल जोन की तरफ अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होने की वजह से सेंटर में एक वैक्यूल बन जाती है, जिसे हम लोग सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। आगे चलकर यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस होने की वजह से
यहां पर सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हो गया था क्लियर? तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? हो गया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हम लोग। बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? अभी जैसे कि हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पढ़ा था, बिल्कुल वो का वही है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां पर क्या होगा ये चीज समझ देखिए, ठीक है? यहां पर क्या होगा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ होते हैं। क्या होगा यहां पर? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ में होते हैं। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ में होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो आपका जो एम्ब्रियोसेक होगा, ठीक है, ये क्या है इसका, ये इसका एम्ब्रियो हो गया। जब यहां पर कैरियोकाइनेसिस होगा, जब यहां पर कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। हो गया क्लियर? क्या बताया मैंने आपको? जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो कैरियोकाइनेसिस की वजह से एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और साइटोकाइनेसिस की वजह से इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होते ही उसके तुरंत बाद में क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस हो जाता है। इसके बाद में वापस से यहां पर क्या होगा बच्चों? वापस से वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ में होंगे, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा? ये तो पता ही है, ये क्या है? ये तो एम्ब्रियो हो गया ना, लिखा हुआ है, ये तो एम्ब्रियो हो गया। तो यहां पर क्या होगा? वापस से इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक से कितने न्यूक्लियस बनेंगे? दो बनेंगे। इससे दो न्यूक्लियस बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां पर एक से दो न्यूक्लियस बन गए, एक सेल हो गई, और इससे भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा उसके तुरंत बाद में क्या हो जाएगा बच्चों? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर जो ये सेलुलर जो एंडोस्पर्म होता है, यह शुरू से लेकर अंत तक हमेशा सेल के फॉर्म में ही पाया जाता है, सेलुलर फॉर्म में ही पाया जाता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करूं तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे थे। वो सारे के सारे न्यूक्लियस पेरिफेरल जोन की तरफ अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद में वहां पर क्या होता है कि चलकर साइटोकाइनेसिस होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो उसके तुरंत बाद में साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो कहने का मतलब है कि जो सेलुलर जो एंडोस्पर्म होता है यह शुरू से लेकर अंत तक हमेशा सेलुलर फॉर्म में ही पाया जाता है। हो गया था क्लियर? इस तरीके से बच्चों आपका सेलुलर एंडोस्पर्म भी कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, अपना एक और बचा हुआ है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग अभी कवर करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वाला आ चुका अपना। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करेंगे। इसमें क्या होता है देखिए इधर,
यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ में होते हैं। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्या बताया मैंने आपको, यहां पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ में होते हैं। साथ साथ में होने की वजह से यहां पर क्या होता है बच्चों, ये तो हो गया एम्ब्रियो बन गया। यहां पर क्या होता है कि जो हेलोबियल जो एंडोस्पर्म है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कुछ इस तरीके से होता है कि एक सेल तो यहां पर बड़ी बनती है और एक सेल यहां पर छोटी बनती है। हो गया इतना क्लियर। हेलोबियल एंडोस्पर्म में कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस कुछ इस तरीके से होता है कि एक सेल बड़ी बन जाती है और एक सेल छोटी बन जाती है। माइक्रोपाइलर जो एंड होता है, माइक्रोपाइलर जो एंड होता है उसकी तरफ की जो सेल होती है वो बड़ी बनती है और जो चलाजल जो एंड होता है, जो चलाजल जो एंड होता है उसकी तरफ की जो सेल होती है वो छोटी बनती है। इसके बाद में क्या होगा कि जो बड़ी वाली जो सेल होती है, ठीक है, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन जो चलाजल एंड की तरफ जो छोटी वाली जो सेल होगी यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। ये तो एम्ब्रियो हो गया, ये इसकी बड़ी वाली सेल होगी, ये इसकी छोटी वाली होगी। छोटी वाली सेल में क्या होगा बच्चों, कैरियोकाइनेसिस होगी सिर्फ। यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से यहां पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, चलाजल एंड की तरफ जो छोटी वाली जो सेल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। लेकिन बात करिए बड़ी वाली सेल जो कि आपकी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाती है, इसमें लगातार कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस दोनों चलते रहते हैं, जिसकी वजह से यह सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है इस तरीके से, ऐसे, जिसकी वजह से यह सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको जो ये वाला जो एंडोस्पर्म है ये दिख रहा होगा कि ऊपर वाला तो ये है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और नीचे वाला है ये है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। भाई यहां पर न्यूक्लियस पड़े हुए ना, तो ये तो आपका न्यूक्लियर हो गया, और ऊपर वाला कौन सा है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि यहां पर यह सेल की फॉर्म में पाया जाता है। तो यहां पर जो ये एंडोस्पर्म बना है ये है आपका हेलोबियल एंडो, कौन सा एंडोस्पर्म, ये है आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। हो गया इतना क्लियर। हेलोबियल एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म व न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है, जो कि आप लोगों को मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। क्या, जितने भी मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनके अंदर आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं उम्मीद कर सकता हूं आज आप लोगों को एंडोस्पर्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।